पंजाब के जालंधर जिले का सदर बाजार। रात 4 बजे अचानक वहां स्थित कपड़ों की एक दुकान में आग लग जाती। पुलिस जब जांच करने पहुंची तो उन्हें उस दुकान में एक जली हुई लाश भी मिली। पांव में पायल की मौजूदगी से साफ जाहिर था कि यह किसी महिला की लाश थी। कपड़ों के अवशेषों और पायल से लग रहा था कि महिला किसी संभ्रांत परिवार की थी। अब पुलिस के सामने कई सवाल थे। कौन थी ये महिला? रात के उस वक्त ये दुकान में क्या कर रही थी और क्यों जला दिया गया उसे? ये कोई हत्या थी या हादसा? और ये दुकान किसकी थी? इन सब सवालों का जवाब जानने के लिए हम घटनाक्रम को ले जाते हैं 4 महीने पीछे। इतना खतरा उठा के भी काम करने का क्या मतलब है इस अमरजीत का? ओए, गंदे धंधे का भी एक उसूल होता है, जितना ज्यादा खतरा उतना ज्यादा मुनाफा। लेकिन मेरे भरा पकड़े गए तो नुकसान भी उतना ज्यादा होंदा और ठुकाई अलग से। ओए, शक्ल अच्छी नहीं है पर कम से कम बात तो अच्छी किया कर। सवेरे सवेरे गंद बकता रहता है। और वैसे भी आजकल पुलिस की नाकेबंदी कुछ ज्यादा ही बढ़ गई है। लेडीज एंड जेंटलमैन, कम समय में ज्यादा पैसा कमाने के चक्कर में हमारे स्टेट के यंगस्टर्स बेईमानी के धंधे में घुसते ही चले जा रहे हैं। और इन बेईमानी के धंधों में सबसे प्रमुख धंधा है अवैध शराब का धंधा। यह धंधा हमारे स्टेट की नस्लों को ही बर्बाद नहीं करता जा रहा, बल्कि दूसरे स्टेट्स में हमारे स्टेट की रेपुटेशन को भी बर्बाद कर रहा है। और इसके लिए वी ऑल नीड टू राइज टू द ओकेजन। वी ऑल नीड टू बी ऑन आवर टोज। अभी पिछले हफ्ते ही इंस्पेक्टर हरजोत कौर ने एक शराब के अड्डे में दबिश दी और वहां से काफी बड़ी मात्रा में इलीगल शराब जब्त की। हमारे डिपार्टमेंट को इनके जैसे ऑफिसर की जरूरत है। मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आपने इनसे सीखना चाहिए। और हाँ, इंस्पेक्टर हरजोत कौर, आई हैव रिकमेंडेड योर नेम टू पुलिस अवार्ड्स फॉर योर एक्सीलेंट बिहेवियर एंड अचीवमेंट। वी आर प्राउड ऑफ यू। थैंक यू सर। मैं पूरी कोशिश करूंगी कि मैं अपना काम पूरी ईमानदारी, सच्चाई और लगन के साथ करूं। ओए, ओए, गाड़ी रोक। मेरे मुंह में कीड़े पड़े, मनहूस कहीं का। शैतान का नाम लिया और शैतान खड़े। अब मेरी शक्ल क्या देख रहा है? गाड़ी मोड़, जल्दी मोड़। तू अपना मुंह बंद रखना वरना बहुत बुरे फंसेंगे। क्यों बे, कहाँ जा रहा है? कुछ नहीं मैडम, बस ऐसे ही हवा खाने। जेल की हवा खिलाऊं तुझे? ये कौन है? तेरा नया साथी? आप भी बेवजह शक कर रही हैं मैडम। बस थोड़ा सा घूमने निकले थे। यूं ही थोड़ा घूमने से निकले थे तो गड्डी क्यों घुमाई तुमने? ये खोता है ना मैडम, नाकाबंदी देख के डर जाता है और इसने गड्डी घुमा दी। अम्मा को मत सिखा कि बच्चे कैसे जने जाते हैं। माल दिखा। कुछ नहीं मैडम, सच में। दिखा क्या है? रहने दीजिए ना मैडम, कुछ नहीं है। मुझसे होशियारी करता है साले। मेरे पास जूठन भिजवाई और खुद सारा माल हड़पना चाहता है। ऐसी कोई बात नहीं है मैडम, वो तो सिर्फ एक पेशगी थी। बस हिसाब होते ही आपका हिस्सा आपके पास पहुंच जाएगा। अरे वाह, जब जान लगी लूटने तो खैरात लगी बटने। बेईमानी का धंधा भी ईमानदारी से होता है सरबजीत। तूने मुझसे बेईमानी की, अब तो तुझे जुर्माना भुगतना पड़ेगा। इस बार माल लेके जा रही, अगर होशियारी की ना तो तुझे लॉकअप में डाल दूंगी, समझे? पुलिस का काम होता है समाज में बढ़ते हुए अपराध को रोकना, कुरीतियों पर लगाम लगाना और संविधान द्वारा बनाए गए कानूनों की रक्षा करना। लेकिन जब रक्षक ही भक्षक बन जाएं, तो कोई क्या करे? जिसे सरकार ने अपराध को रोकने के लिए नियुक्त किया हो, अगर वही अपराध में शरीक हो जाए तो स्थिति भयावह हो जाती है। कहते हैं एक गंदी मछली सारे तालाब में दुर्गंध पैदा करती है। कुछ भ्रष्ट पुलिस अधिकारियों की वजह से पूरे पुलिस डिपार्टमेंट पर उंगलियां उठती हैं और खत्म हो जाता है लोगों का विश्वास। हरजोत जैसे लोग अपराध के लिए दीवार नहीं बनते, बल्कि बन जाते हैं गुनाह के ठेकेदार। और सरबजीत जैसे लोगों को बढ़ावा देने में ऐसे भ्रष्ट कर्मचारियों का बहुत बड़ा हाथ होता है। इन पुलिस वालों से तो जल्लाद अच्छे, पूरे महीने भर की कमाई ले गए। पुलिस वालों पे अपनी भड़ास क्यों निकालते हो? तुम कौन से दूध को धुले हो? मैं पूछती हूँ ये सब करते ही क्यों हो? दो ईमानदारी की रोटी नहीं कमा सकते? तेरे पियो ने दहेज में 100 बीघे खेत दे दिए थे मेरे को। देखो जी, मेरे बाबूजी को बीच में ना लाओ।
तो तू भी मेरे धंधे के बीच में ना पड़। जा, जाकर रोटी बना। दोनों औरतों ने जीना हराम कर रखा है। गांव में फसल की कटाई हो गई? जी बाबूजी, पर कुछ मिला नहीं। फसल सड़ गई थी, इस बार बीज में ही खोट था। यही तो मैं भी कह रहा हूँ बेटा कि अगर बीज खराब हो ना तो फसल तो खराब हो ही जाएगी ना। मतलब बेटा, ये जो तू धंधा कर रहा है ना, शराब के काले धंधे, उसमें कालिक लग ही जाएगी बेटा। ना तेरे लिए अच्छा है और ना तेरे परिवार के लिए। परिवार के लिए तो ये सब कुछ कर रहा हूँ ना बाबूजी। और ये काला धंधा, कालिक, ये सब तो गुजरे जमाने की बातें हैं। सीधे रास्ते तो आदमी 2 वक्त की रोटी तक नहीं खा सकता। नहीं बेटा, इन धंधों में कभी बरकत हो ही नहीं सकती है। तू जितना भी कमाएगा ना वो तुझे कम पड़ेगा। हाँ, अरे दिल में हमेशा चोर बना रहेगा, नींद नहीं आएगी तुझे, सुकून नहीं मिलेगा बेटा। चोर वही है बाबूजी जो पकड़ा जाए। और वैसे भी आजकल इस फसल के धंधे में कमाई से ज्यादा तो खर्चे हो जाते हैं, और मेरा इस काम में मन नहीं लगता है बाबूजी। देख पुत्र, तुझे खेती नहीं करनी है ना तो ना कर। हाँ? कोई दूसरा धंधा खोल देंगे तेरे लिए। नेक धंधे की कमी है क्या बेटा? बस करो ना बाबूजी, नेकी का काम करे कौन सी लंका जीत ली आपने? मैनू मेरे तरीके से काम करने दो। शराब के धंधे में 400% की कमाई है और मुझे यही काम करना है। और बाबूजी, ये सुबह सुबह मेरा दिमाग ना खराब किया करो, मुझे जरूरी डील के लिए जाना है। जितना पैसा तुम दारू में उड़ाते हो ना, अगर उसका इतना सा भी हिस्सा घर में रखा होता ना तो आज घर के हालात सुधर जाते। जिस दारू को तू कोस रही है ना, इसी की कमाई से घर में रोटी सेक रही है तू। क्या फायदा ऐसी कमाई का जो इधर से आए और उधर चली जाए? अगर ईमानदारी की कमाई होती तो टिकती। यहाँ बाबूजी घर में बीमार पड़े हैं, उनकी दवाइयों की चिंता नहीं है। ओए रहने दे, मैं सबनू देख लांगा, बाबूजी नु भी और तेनू भी। अरे वाह, ये बाबूजी को क्या हुआ? बाबूजी, ये सब क्या है? तुसी शराब पी के आए हो? पुत्र, बाबूजी, बाबूजी, मैंने शराब पी। अरे जब बेटा काले धंधे करता है तो एक बाप का फर्ज बनता है कि वो उसका साथ दे। मैंने वाहे हुए गुरु से दुआ की थी कि मुझे ऐसा बेटा देना जो मेरे नेक काम को आगे बढ़ाएगा। बेटा, तूने मेरे बुढ़ापे में मेरे चेहरे पर काले धंधे से कालिक होते। बेटा, तुझे शराब पीने में बहुत खुशी मिलती है ना, इसलिए मैंने भी शराब। नहीं बाबूजी, बाबूजी, बाबूजी मुझे माफ कर दो। आज के बाद कभी शराब नहीं पियोगे बाबूजी। बाबूजी मुझे वादा करो। बाबूजी वादा करता हूं बेटा। बाबूजी, अपने पिता को नशे में देख सरबजीत का काले धंधे का नशा उतर गया। टूटे हुए जसपाल के आंसुओं ने सरबजीत को अंदर तक झकझोर कर रख दिया था। वो पछतावे की आग में जल रहा था। दलजीत से हुए बार बार के झगड़े वो नहीं कर पाए जो पिता की दी हुई एक सीख ने कर दिखाया। सरबजीत ने मन बना लिया कि अब वो सारे काले धंधे छोड़कर नेकी के रास्ते पर चलेगा। इस काम में जसपाल जी ने भी उसकी मदद की। उन्होंने कर्ज लेकर सरबजीत को एक साड़ियों की दुकान खुलवा दी। जसपाल जी को लग रहा था कि अब गाड़ी पटरी पर लौट आई, लेकिन सरबजीत की किस्मत को शायद कुछ और ही मंजूर था। अरे मैडम, बड़े नोट पीट रहा है। अगर टैक्स वाले आ गए तो? अब ईमान का धंधा है मैडम, सब वाइट है, काला धंधा बंद। बेटा, धंधा नया है पर बंदा तो वही। अब तू तो शराफत का चोला पहनकर बैठ गया। मेरा क्या हो? अब पुलिस की सैलरी में तो घर का राशन ही पूरा नहीं होता। तू क्यों मेरी पॉकेट मनी पर डाका डाल रहा है? तुझे हक है अपने परिवार का पेट पालने का, लेकिन मैं तुझे अपने परिवार के पेट में लात मारने का हक नहीं दूंगी। ये आप क्या कर रही हैं मैडम? ये गलत है। ये मेरी सारे दिन की कमाई है। 900 चूहे खा के
बिल्ली हज को चली। अब तू सिखाएगा मुझे कि क्या सही और क्या गलत। ये और वो, ये सब पैक कर दे, चल फटाफट। मैडम मैडम आप ये ठीक नहीं कर रही हैं। बाबूजी ने बहुत भारी लोन लिया इस दुकान के लिए, हम सब बर्बाद हो जाएंगे। इसीलिए तो कहती हूँ कि मेरे साथ मिलके धंधा कर, आबाद रहेगा। मैं शराब का धंधा नहीं करूंगा। शराब का धंधा तो पुराना हो गया। मैं तो तुझसे ड्रग्स के धंधे की बात कर रही हूँ। हाँ, इसमें थोड़ा रिस्क है पर मुनाफा जबरदस्त, समझे? नहीं मैडम, मैं अब एक शरीफ आदमी बन गया हूँ। तो एक बात कान खोलकर सुन ले, तू काला धंधा छोड़कर व्हाइट कॉलर पहनकर नहीं बैठ सकता। मेरी बात सुन, मेरे साथ मिलकर धंधा कर। सबसे पहले मुझे अपने बाबूजी का लोन चुकाना है, वो भी इसी दुकान से। तेरे बाप का तो पता नहीं, पर तूने अपनी इस अम्मा को जरूर नाराज कर दी। तेरे पास अब कोई दूसरा रास्ता नहीं। सोच ले, या तो तुझे अपने बाप को खुश करना है या फिर अपनी इस काली अम्मा को। एक बात हमेशा याद रखना, काला धंधा वन वे ट्रैफिक की तरह होता है। यहाँ बंदा आता तो अपनी मर्जी से, लेकिन अपनी मर्जी से जा नहीं सकता, समझे? नाच जाए उस कमीनी का। कोई बंदा अपनी मर्जी से सही काम करना चाहे वो भी नहीं कर सकता। अब तो देख लिया नेक काम करने का नतीजा। उन पे गई तसल्ली या और कुछ बाकी है? वो अब मुझे नहीं छोड़ने वाली। पुत्र, गुरु गोविंद सिंह जी ने कहा, सच्चे खालसा की पहचान मुश्किलों के नाल होती है। तुसी फिक्र न कर, वाहिगुरु सब चंगा करे। आप फिक्र मत करो बाबूजी, मैं अब इस दलदल में वापस नहीं जाने वाला, लेकिन इस दलदल को भरने के लिए मुझे कुछ करना पड़ेगा। कसम खाना तो आपके लिए कपड़े पहनने के बराबर है। कल बाबूजी की बातें सुन के तो मुझे ऐसा लगा था जैसे साक्षात गुरु गोविंद सिंह जी तुम्हारे अंदर समा गए। तुम्हारी चमड़ी तो भैंस की चमड़ी से भी मोटी है, दिमाग पे कोई असर ही नहीं होता। चुप! एक तो वहां वो साली पुलिस वाली गले में कुछ नहीं छोड़ती, ऊपर से घर आओ तो तू जो दिमाग खाती है वो अलग से। अब मेरा दिमाग ना चाट और जा कुछ खाने को ला। ये क्या है? पनीर चिकन कुछ नहीं? मुझे बना के खा लो, जैसे घर में तुमने पैसों का पेड़ लगा रखा हो। बस ज्यादा बकवास मत कर। जब वो शराब का धंधा करता था तब झिक-झिक, जब ये धंधा छोड़ दिया तब झिक-झिक। इससे तो अच्छा वो काला धंधा ही था, ढंग का खाने को तो मिलता था, पैसे तो आते थे। इस नेकी के चक्कर में तो लगता भूखा मरना पड़ेगा। अगर काले धंधे के बारे में दोबारा सोचा भी ना तो मेरी लाश से गुजरना पड़ेगा। अगर इसके बाद तुम एक बार भी बोली ना तो सचमुच में तुम्हारी लाश पे से गुजर जाऊंगा। निकल जा यहां से, दूर हो जा मेरी नजर से। कि मेरे साथ मिलके धंधा कर, आबाद रहे। सत श्री अकाल मैडम जी, मैंने फैसला कर लिया है कि आपके साथ काम करने में ही समझदारी है। तो फिर बताइए माल की डिलीवरी कब और कहां पहुंचानी है? पहले ही मान जाता तो इतनी एक्सरसाइज तो नहीं करनी पड़ती। सही बात तेरी समझ में नहीं आती। ऐसा किया कर, रोज लात खाने आ जाया कर, तब तेरी अक्ल ठिकाने आएगी। लीकर के धंधे में मुनाफा था, लेकिन ड्रग्स के धंधे में मुनाफा 100 गुना ज्यादा है। अब देखना हमारे पास भी कोठियां होंगी। ड्राइवर, गाड़ी क्यों रोक दी? वो देखिए सामने मैडम जी। शाम तक तो यहाँ कोई नाकाबंदी नहीं थी, लगता है किसी ने हमारी नई फील्डिंग की। अरे मैडम जी, आप तो ऑफिसर हैं, चलिए निकलते हैं। भला इनकी क्या मजाल कि आपको पकड़ लें। चलिए। लेकिन अब मामला कुछ उल्टा लगता है। ये लोग तो स्पेशल ब्रांच के लोग रखते हैं। ड्राइवर, गाड़ी घुमाओ। चलिए। अरे ये तो हमारे पीछे ही पड़ गए, अब क्या करें? ड्राइवर, गाड़ी भगाओ।
ड्राइवर गाड़ी साइड में रोको। मैडम जी भागिए जल्दी। कौन था जिसने फील्डिंग लगवाई? इसने हरजोत के साथ पंगा लिया। कौन इस डील के बारे में जानता था? एक मैं, एक पार्टी जिसका मैं माल लेकर जा रही थी, और तीसरा सरबजीत। जब मैंने ये काम नहीं किया और पार्टी खुद क्यों अपना कंसाइनमेंट पकड़वाएगी? सरबजीत, ये काम केवल उसी का हो सकता है। हरजोत ने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि उस जैसी शातिर खिलाड़ी के साथ भी कोई ऐसा खेल खेल सकता है। वो गुस्से में झुलस रही थी। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि सरबजीत ने उसके खिलाफ जाने की हिम्मत कैसे की। उधर सरबजीत ये सोचकर निश्चिंत था कि हरजोत पकड़ी जाएगी, पर वो ये नहीं जानता था कि पुलिस की नाकेबंदी से बच निकली हरजोत अब उल्टा वार करने की तैयारी में थी। मुझे नहीं रहना तुम्हारे साथ। आए दिन नए स्यापे। 50 बार समझा चुकी हूँ, आराम नाल रोटी खा लो। पर तुम्हें को समझ ही नहीं आती है। यार तो खुशी का मौका है, आखिरी बार पी लेने दे। आज मैंने उस चुड़ैल का दिमाग ठिकाने लगा दिया। बस यही कमी बाकी रह गई थी। पुलिस वाली से दुश्मनी मोल ले ली। अरे पता नहीं मेरे बाबूजी ने क्या देखा था तुम्हारे अंदर। मेरे साथ साथ जिन लोगों का ब्याह हुआ था ना, सबके बाल बच्चे भी हो गए, पर तुम्हें को समझ ही नहीं आती है। अरे फिक्र मत कर, सबसे बड़ी फिक्र तो मिटा दी मैंने, उस हरजोत को पकड़वा कर। क्या जरूरत थी उस पुलिस वाले की खबर देने की? हाँ, कुछ दिन में खुद ही ठंडी हो जानी थी। मैं जा रही हूँ अपने बाबूजी के घर। नहीं जाना? जाएगी तू? जा जा दिखा, टांगे तोड़ दूंगा। इस घर में मर्द सिर्फ मैं हूँ, समझी? जान से मार दूंगा अगर मायके जाने का नाम भी लिया तो। दलजीत रुक जा, रुक दलजीत। सरजीत, अरे उठ पुत्र, उठ उठ। क्या हुआ बाबूजी? अरे पुलिस आई है, हमारी दुकान में आग लग गई है, बहू भी घर में नहीं है, अरे लाश भी नहीं हमारी दुकान। क्या? तो तुम हो इस दुकान के मालिक, ये आग लगी कैसे यहाँ? नहीं पता सर जी, नहीं पता। तो इस लाश को तो पहचानते ही होगे। चेहरा पहचान में नहीं आ रहा है। और इस जेवर को? ये तो मेरी बहू दलजीत का जेवर है। अरे ब्याह के समय मैंने उसे दिया था। कैसे लगी आग? फिलहाल ये तो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के आने के बाद ही पता चलेगा। खैर आप लोग हमारे साथ चलिए, कुछ फॉर्मेलिटी पूरी करनी है। बाबूजी, क्या दुश्मनी थी मेरी बेटी किसी के साथ? क्यों मार डाला उसे? चल सरबजीत, अब तेरे ड्रामे का एंड हो गया। मैडम आप? हम यहाँ मातम मनाने के लिए नहीं आए, हम तुझे बड़े घर ले जाने के लिए आए हैं। और मेरे बेटे ने क्या किया? तहकीकात में मालूम हुआ है कि इसने अपनी बीबी दलजीत को जलाकर मार डाला। ये झूठ है, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। मेरा बेटा ऐसा नहीं कर सकता। आपका बेटा क्या कर सकता है और क्या नहीं कर सकता मैं खूब जानती हूँ। मैंने कुछ नहीं किया मैडम, मैंने कुछ नहीं किया मैडम, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने किसी का कत्ल नहीं किया। तेरी हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी। पानी में रहकर मगरमच्छ से बैर लिया है तूने। कहते हैं ना, पुलिस वाले की ना दोस्ती अच्छी और ना ही दुश्मनी अच्छी, पर तू तो दोनों ही कर बैठा। दोस्ती करके पीछे से दुश्मनी निभाई है तूने। अब देख मैं तेरा क्या करती हूँ। मैंने कुछ नहीं किया, मैं सब जानता हूँ। मुझसे बदला लेने के लिए तूने ये जाल बिछाया है, मेरी बीवी को जलाकर मार डाला, इल्जाम मुझ पे लगा दिया। ओ ले 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 ले, अच्छा बहुत आता है तुझे, और साथ में नशे का भी शौक है तुझे, इसीलिए गुस्से और नशे में आकर तूने अपनी बीबी को मार डाला। बाकी की बची कुची कसर मैं पूरी कर लूंगी।
हवाई जहाज बनाओ इसका, 3rd डिग्री दो इससे, इससे वो उगलवाओ जो हम चाहते हैं। और जब ये तोते की तरह रट्टा लगाना शुरू कर दे तो मुझे बुला लेना। जब सरबजीत गुनाह के रास्ते पर चल रहा था तो कोई उसे पकड़ने वाला नहीं था, और आज जब वो एक अच्छे नागरिक का जीवन बिताना चाहता था तो उसे जेल की सलाखों के पीछे डाल दिया गया, अपनी ही पत्नी की हत्या के जुर्म। उधर सरबजीत के पिता जसपाल का बुरा हाल था। उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि ये सब हो क्या रहा। आखिर मेरे बेटे को आपने जेल में क्यों डाल रखा है? चलो यहाँ से, पुलिस वालों को अपना काम करने दो, नहीं तो तुम्हें भी तुम्हारे बेटे के साथ अंदर कर दूंगी। मैं जानता हूँ मेरे बेटे ने आपके काले धंधे में साथ नहीं दिया, इसलिए मेरे बेटे को जेल में डाल दिया। तुम्हारा बेटा काले धंधे के लिए जेल में नहीं गया है, बल्कि इसलिए गया है कि उसने अपनी बीबी दलजीत कौर को जलाकर मार डाला है। और ये बात पोस्टमार्टम में क्लियर हुई है कि वो तुम्हारी बहू थी। बाकी की गवाहियां अदालत में सुन लेना। निकलो। जसपाल जी ने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा कि इस उम्र में उन्हें यह दिन देखना पड़ेगा। बेटा जेल में था, अपनी ही पत्नी की हत्या के जुर्म में। जसपाल ये तो मानते थे कि सरबजीत और दलजीत के बीच झगड़े होते थे, लेकिन सरबजीत दलजीत की जान ले सकता है, इस बात का उन्हें यकीन नहीं था। मगर लाश से मिले गहनों का उनके पास कोई जवाब नहीं था। सरबजीत को अदालत में पेश किया गया तो उसके गुनाहों का पिछला रिकॉर्ड उसके विरुद्ध था, लेकिन जसपाल जी को ज्यादा हैरानी तब हुई जब सरबजीत के ससुर यानी दलजीत के पिता बलजीत ने उसके खिलाफ गवाही दी। मेरे पास अक्सर दलजीत के फोन आया करते थे। वो बताया करती थी कि ये उससे रोज झगड़ा करता है और उसके हाथ पैर तोड़ देने की, जान से मार देने की धमकी देता है। मैंने सोचा मियाँ बीवी का झगड़ा है, आपस में सुलझ जाएगा। मुझे क्या पता था कि मैं अपनी बेटी को खो दूंगा। ये हत्यारा है जज साहब, हत्यारा। मिलॉर्ड, मैं गवाह के तौर पे कुछ पड़ोसियों को बुलाना चाहूंगा। साहब, दलजीत अक्सर झगड़े के बाद हमारे घर आती थी तो रोती थी, उसकी जिंदगी नर्क हो गई थी। आए दिन मार पिटाई की आवाजें आती थी उसके घर से। साहब, वारदात की रात में हल्का होने के लिए उठा, छत पर सोया था। अचानक सड़क से आवाज आई, मैंने झांक कर देखा दलजीत भी आगे आगे जा रही है और गुस्से में भड़का हुआ सरबजीत उनको पीछे से आवाज दे रहा था कि वापस आ जाओ वरना जान से मार दूंगा। झूठ है ये सब। मैं नशे में था, ये बात सच है। मैंने उसे रोकना चाहा, ये भी सच है, लेकिन मैंने उसे मारा नहीं जज साहब। मैं उस तक पहुंचता इससे पहले ही मैं चक्कर खा के गिर गया। लेकिन मैंने उसका कत्ल नहीं किया जज साहब, मैंने उसका कत्ल नहीं किया। योर ऑनर, सभी गवाहों के बयानात से ये साफ हो जाता है कि दलजीत की मौत कोई हादसा नहीं, बल्कि सरबजीत की सोची समझी साजिश का नतीजा है। योर ऑनर, मेरी अदालत से दरख्वास्त है कि केस की पूरी तहकीकात तक मुजरिम को पुलिस कस्टडी में भेजा जाए। तमाम गवाहों के बयानात सुनने के बाद अदालत सरबजीत को 4 दिन की पुलिस रिमांड पर भेजती है। इस केस का फैसला अगली तारीख तक के लिए मुलतवी किया जाता है। मैंने सच्ची दस की हुआ तूने दलजीत को? बाबूजी मैंने वाहिगुरु दिसो, मैंने कुछ नहीं किया। मैंने तो आपको पहले ही बोला था बाबूजी कि दुनिया बड़ी टेढ़ी है, मैं सीधे बन के रहने का कोई फायदा नहीं। और अब नतीजा आपके सामने है। अपनी पत्नी के कत्ल के इल्जाम में सलाखों के पीछे हूं। फिर ये दलजीत के साथ ये हादसा कैसे हुआ? वो तो अपने मायके गई थी ना, वहां भी नहीं पहुंचा। दलजीत के पिता ने अदालत में तुम्हारे खिलाफ गवाही दी, उसका भी क्या कसूर? किसी भी बाप के सामने अगर उसकी बेटी का कत्ल हो जाए तो उसकी भी यही हालत हो जाती है। बाबूजी मुझे इस आग के पीछे कोई साजिश लगती है, और होना हो ये सब उस इंस्पेक्टर हरजोत का किया धरा। बाबूजी उसी ने दलजीत को मारकर मुझे इस इल्जाम में फंसा दिया। बाबूजी मैंने कुछ नहीं किया, बाबूजी मुझे बचा लो। तो फिक्र न कर पुत्र, मैंने वाहिगुरु पर भरोसा है और तुझ पर भी। मैं पूरी एड़ी चोटी लगा दूंगा। अरे मैं ऊपर तक जाऊंगा पुत्र और तुझे बचा लूंगा। डीएसपी साहब, मैं आपसे प्रार्थना करना। आप बैठिए तो सही, बैठिए। अब बोलिए। आपकी इंस्पेक्टर हरजोत मेरे बेटे को
झूठे केस में फंसा रही है। जिस समय मेरी दुकान में आग लगी ना, मेरा बेटा सरबजीत मेरे साथ ही था और मेरी बहू अपने मायके गई हुई थी। इस केस से मेरे बेटे का कोई लेना देना नहीं। आप जिस ऑफिसर पर इल्जाम लगा रहे हैं ना, वो हमारे डिपार्टमेंट की सबसे काबिल अफसर है। फिर भी आपकी तसल्ली के लिए मैं सरबजीत के फाइल को एक बार चेक करवा लेता हूं। हाँ, वो इंस्पेक्टर हरजोत कौर को भेजना जरा। सर, सर, मुझ पर जो इल्जाम लगा रहे हैं, कोई तो सबूत लाने के लिए कहिए ही नहीं। सच बात तो यह है सर कि कई बार सरबजीत को मैंने रंगे हाथों पकड़ा है, इसीलिए ये मेरे मत्थे ये इल्जाम लगा रहे हैं। रही बात उसकी बीवी की मर्डर की, तो गवाहों के हल्फिया बयान के बेस पर मैंने उसे गिरफ्तार किया है। आप चाहे सर दोबारा से इन्वेस्टिगेशन करवा सकते हैं। देखिए जसपाल जी, सब कुछ आपके सामने है। लाश के पास से आपके बहू के जेवर का पाया जाना और फिर लाश के पास से ही आपके बेटे के कमीज के जले टुकड़ों का पाया जाना साफ इस बात की ओर इशारा करता है कि आपके बेटे ने नशे की हालत में दलजीत को रोका होगा। दोनों में हाथापाई हुई होगी और दलजीत की मौत हो गई और नशे की हालत में घबराकर आपके बेटे ने आपके दुकान में आग लगा दी और फिर उस जलती हुई दुकान में दलजीत की लाश को जलाने की कोशिश की ताकि सबूत को मिटाया जा सके, लेकिन उसमें वो नाकामयाब रहा। इसलिए अगर आप मेरी राय मानेंगे तो इस मामले को अदालत पर छोड़ दें। ठीक है डीएसपी साहब। जसपाल जी, जसपाल जी, जसपाल जी, देखो अब तुम्हारी उम्र काफी हो चुकी है। वक्त रहते अपने बेटे को संभाल लिया होता तो आज ये नौबत नहीं आती। ये आप क्या कह रही हैं? अपनी औलाद को मुझसे बेहतर कौन जान सकता है भला? वो बिल्कुल बेकसूर है। देख बुट्टे, तू लाख कोशिश कर, तू इस बार अपने बेटे को बचा नहीं पाएगा। उस पर कत्ल का इल्जाम है और मैं उसे फांसी के तख्ते पर पहुंचाकर दम लूंगी। पहले ही अपने फायदे के लिए तूने एक बेगुनाह की जान ले ली, अब क्या दूसरे बेगुनाह की जान लेना चाहती है? तुम्हारे पाप का घड़ा भर चुका है। बंद कर ये भाषण अपना बुड्ढे। बड़ा आया बददुआ देने वाला। हरजोत की बातों से जसपाल को पूरा यकीन हो गया था कि उनका बेटा जो कुछ कह रहा था बिल्कुल सही था। लेकिन अब उनकी लड़ाई केवल अपने बेटे को बेगुनाह साबित करने की नहीं थी, बल्कि उन्हें एक भ्रष्ट और ताकतवर पुलिस ऑफिसर का पर्दाफाश भी करना था। क्या करें, कुछ समझ नहीं आ रहा था। जसपाल इसी उधेड़बुन में थे कि उनकी मुलाकात अपने पड़ोसी परमवीर से हुई। अभी 4 दिन पहले ही सवेरे तुम्हारी बहू मेरे साथ ही बस में चढ़ी थी और आज लौटा हूं तो खबर मिली तुम्हारे बेटे ने उसे मार डाला। होने को कोई नहीं टाल सकता, कोई नहीं टाल सकता। कौन सी बस में चढ़ी थी वो आपके साथ? मोगा वाली बस में वो मेरे साथ थी और वो सुंदरपुर उतर गई थी। किसे पता था कि अब दोबारा देखना नसीब नहीं होगा। अच्छा मैं चलता हूं। रब्बा खैर, रब्बा खैर। सुंदरपुर मतलब दलजीत सुंदरपुर अपने मायके गई थी। अब क्या लेने आए हो यहाँ? संधि जी, मैंने सुना कि दलजीत बिटिया यहाँ सुंदरपुर आई थी। वाह, क्या बात है। बेटे ने मेरी बेटी को मार डाला तो बाप आ गया उसकी पैरवी करने के लिए। मेरी बेटी को मार के भी तुम लोगों का दिल नहीं भरा? जो झूठे गवाह खरीद रहे हो तो अपने नालायक बेटे को बचाने के लिए। कितनी मासूम थी मेरी बच्ची। दलजीत की तस्वीर पर माला नहीं, जबकि उसके दादा दादी की तस्वीर पर माला पड़ी हुई है। और ये क्या, दलजीत का बैग यहाँ का कर रहा है? दलजीत, ये बैग? अरे घर लौट रहा था तो रास्ते में फेरी वाला बेच रहा था। सस्ता है और मजबूत भी है, इसलिए खरीद लिया। अब खड़े खड़े सोच क्या रहे हो तुम? है? निकल जाओ इस घर से अभी के अभी। अरे निकलो ना। और सुन लो दोबारा एक बात ध्यान से,
दोबारा यहाँ आने की हिम्मत मत करना। दफा हो जाए यहाँ से। वाहिगुरु, ये कैसी साजिश है? दलजीत अगर जिंदा है तो यहाँ जरूर किसी ने देखा होगा उसे। मैं आसपास के लोगों से पूछूंगा, मेरी बहू जरूर मिल जाएगी, मेरा बेटा बच जाएगा। दलजीत यहाँ क्यों है? कहीं मेरी बहू दलजीत यहाँ तो नहीं आने वाली है? इंस्पेक्टर हरजोत, दलजीत। आज जसपाल आया था मेरे घर में मुझसे मिलने के लिए। लगता है बुढ़ा बुढ़ापे में जासूस बनने की कोशिश कर रहा है। जी मुझे उसके कुछ रंग अच्छे नहीं लग रहे। अगर उसे कुछ पता लग गया तो? पता लग गया तो कुछ नहीं कर पाएगा। डीएसपी साहब से लताड़ खा चुका है वो, अपने आप चुप हो जाएगा। पर तुम एक बात कान खोलकर सुन लो, अगर तुमने कुछ करने की कोशिश की ना, तुम्हारा हाल भी तुम्हारे दामाद जैसा कर दूंगी। मैडम जी मैं तो अपना मुंह बंद रखूंगा, लेकिन आप जसपाल का कुछ कीजिए। वो पड़ोसियों से बातचीत कर रहा था, अगर उसे कोई सुराग मिल गया तो? तुम जसपाल की चिंता मत करो, उसे मैं देख लूंगी। तुम जाओ। नमस्ते जी। नमस्ते। मेरे बेटे के खिलाफ कोई साजिश रच रहे हैं। और मेरी बहू दलजीत कहाँ है? कहाँ है वो? मैं अपने पुत्र को कैसे बचाऊंगा? कुछ न कुछ तो करना पड़ेगा। चौंक गया मुझे देखकर। बहुत समझाया था ना बुढ़े, पर जब तुझे तेरी उम्र का लिहाज नहीं तो मैं क्यों रहूं? जेम्स बॉन्ड बनेगा, जासूसी करेगा। देख अभी तो अनऑफिशियली तेरा हाथ तोड़ा है, अगर अभी बाज नहीं आया तो ऑफिशियली थाने में ले जाकर तब से तेरे पूरे जिस्म को तोड़ डालूंगी। ऐसी दफा में अंदर डलवाऊंगी जिंदगी भर बाहर नहीं निकल पाएगा। सुधर जा, अभी भी वक्त है, अभी भी वक्त है। जसपाल जी को अब यकीन हो गया था कि दलजीत जिंदा है। उनके पास अपने बेटे को बेगुनाह साबित करने का अब एक ही रास्ता बचा था, किसी भी तरह दलजीत को ढूंढकर सामने ले आए। लेकिन कहां से, यह रास्ता उन्हें नहीं सूझ रहा था। हरजोत के जुल्म के बावजूद जसपाल जी ने हिम्मत नहीं हारी। एक हाथ में प्लास्टर बंधा होने के बावजूद दलजीत की खोज को जारी रख। भाई साहब ये इस औरत को आपने कहीं देखा है? इसे मैंने कहीं देखा है। कहाँ देखा है भाई साहब? 5 दिन पहले। 5 दिन पहले? हाँ। कहाँ पर? किसी के साथ, शायद बाप या चाचा रहा होगा। अच्छा अच्छा। अब और खड़गपुर उतरी थी। खड़गपुर उतरी थी? हाँ, वो कुछ कह रही थी? हाँ बेचारी रो रो कर कह रही थी। भरोसा नहीं था कि मेरा पति भी ऐसा कर सकता है अपने साथ वाले से। और साथ वाला बंदा भी कह रहा था तेनू कुछ नहीं होगा, सब संभाल देंगे।
मेरा बेटा बच जाएगा। आप फिर से आ गए? आपको कितनी बार समझाया, लेकिन आप बार बार वापस चले आते हो। अरे हम जानते हैं एक बाप के लिए उसका बेटा हमेशा निर्दोष होता है, लेकिन सच्चाई का पता सिर्फ गवाहों और सबूतों से चलता है। और सच्चाई यही है कि आपके बेटे ने उसकी पत्नी का कत्ल किया है। यही तो बताने आया हूं डीएसपी साहब कि मेरी बहू दलजीत जिंदा है। क्या? हाँ साहब, मेरी दुकान में 15 दिन पहले आग लगी थी ना, पर मेरी बहू दलजीत को किसी ने हफ्ते भर पहले देखा है खड़गपुर जाते हुए। देखिए जसपाल जी, अगर ये मजाक है तो ये मजाक आपको बहुत भारी पड़ सकता है। साहब, जिसकी इकलौती बेटे की जान पर बनी हो, वो बूढ़ा किसी से क्या मजाक करेगा। मैं सच कह रहा हूं साहब, एकदम सच कह रहा हूं। इस साजिश में दलजीत के पिता और हरजीत को दोनों शामिल हैं। मैंने आसपास के पड़ोसियों से भी पूछा, मुझे पता लगा, मैंने उनके घर पे जाके देखा, मेरी बहू की तस्वीर मेरा हाथ नहीं था। वो बैग जो मैंने खरीद कर दी थी वो उसके घर पे मेरे को दिखा। इसका मतलब है कि मेरी बहू अपने मायके आई थी। जब हरजोत को पता लगा तो उसने मार के तोड़ दिया। मैं सच कह। ठीक है, मैं दोबारा से इन्वेस्टिगेट करता हूँ। पर साहब, बहुत छुप के कीजिएगा साहब, नहीं तो मेरी बहू दलजीत की जान को खतरा है साहब। और वो इंस्पेक्टर हरजोत को बिल्कुल पता ना लगे साहब, नहीं तो वो सब कुछ गड़बड़ कर देंगे साहब। ये बिल्कुल झूठ है साहब, है ना? मैं अपनी खुद की बेटी को मरा हुआ क्यों साबित करूंगा? दलजीत सचमुच में मर चुकी है साहब। अच्छा, तो फिर पिछले हफ्ते आप खड़गपुर किसके साथ गए थे? तुम्हारे लिए बेहतर यही होगा कि तुम सब कुछ सच सच बता दो, नहीं तो पुलिस के पास और भी तरीके हैं सच निकलवाने के। बोलो, दलजीत जिंदा है या नहीं? बोलो। गलती हो गई साहब, कुछ तो हरजोत जी के डर से और कुछ पैसों के लालच में फंस गया था साहब। दलजीत जिंदा है साहब। कहाँ है वो? खड़गपुर में अपने मामले के घर में जी। वो भी शामिल है क्या इसमें? जी नहीं, वो शामिल नहीं है जी। उसके पास तो हम दलजीत को ये कह के छोड़ के आए थे कि सरबजीत दूसरी शादी के चक्कर में उसे मार देना चाहता है। और आपने ये सब किया क्यों? अपनी बेटी की खुशी की खातिर किया साहब। वो अपने पति से बहुत परेशान थी, मुझसे अक्सर आगे कहा करती थी साहब, मुझसे उसका दुख बर्दाश्त नहीं हुआ। इसी दौरान मुझे हरजोत जी में उम्मीद की किरण दिखाई दी और मैं उनकी बातों में आ गया। हेलो, इंस्पेक्टर हरजोत कौर इज सस्पेंडेड नाउ। उससे फौरन उसका चार्ज वापस लो, उसके वेपन्स को कॉन्फिस्केट करो और आर्मरी में जमा करवा दो। अरे गाड़ी तैयार रखो, हमें भी निकलना है खड़गपुर के लिए, फौरन। हेलो, सस्पेंड किसके हुक्म से? डीएसपी साहब ने आदेश दिया। कहाँ है डीएसपी साहब? खड़गपुर निकले हैं। वो सबरजीत का फादर है ना जयसवाल, उसके और दिलजीत के बाप के साथ लग गई पत्नी। अगर दलजीत हाथ में आ गई तो मेरा तो करियर खत्म। एक ही रास्ता बाकी, दलजीत को खत्म करके ठिकाने लगा दो। दलजीत, दलजीत, जल्दी चलो मेरे साथ, थाने चलना है। पर हुआ क्या मैडम जी? मेरे साथ थाने चलो, तुम्हारे पति ने तुम्हारे बाप के खिलाफ रिपोर्ट लिखाई है। पर मैडम जी कुछ तो बताइए, हुआ क्या? तुम जल्दी चलो, मैं तुम्हें रास्ते में सब बताती हूँ। आओ चलो। दलजीत कहाँ? उसे अभी अभी तो इंस्पेक्टर मैडम लेके गई हैं।
और आपका ही नाम लेके गई है वो उन्हें। डीएसपी साहब जल्दी कीजिए, मेरी बहू दलजीत की जान खतरे में। यानी ये हरजोत अपने खिलाफ सारे सबूत को मिटाना चाहती है। चलो जल्दी। मैडम ये कहाँ लेके आ रही है मुझे? अब तोता बन गया तेरा बाप। अरे खाई खो दी उसने मेरे लिए। और मेरे पास भी एक रास्ता है, मैं तुझे खत्म कर दूंगी। ना रहेगा बांस और ना बजेगी बांसुरी। हिलना नहीं हरजोत। शर्म आती है मुझे कि तुम जैसे अपराधी भी पुलिस की वर्दी पहने हुए हैं। गिरफ्तार कर लो इसे। बाबूजी, बाबूजी। बुरे से बुरा वो है जो किसी को अच्छे रास्ते पर चलने न दे। सबसे बड़ा अपराधी वो है जो रक्षक के भेष में भक्षक बनकर बैठे। शर्म आती है देखकर जिनके कंधे पर देश की जनता को सुरक्षित रखने का, उन्हें इंसाफ दिलाने का भार है, वो चंद रुपयों के लालच में इस पेशे के ठेकेदार बने हुए हैं। सारे सबूतों, दलजीत की मौजूदगी और हरजोत कौर के बयानों के मद्देनजर यह अदालत सरबजीत को अपनी पत्नी दलजीत कौर के कत्ल के इल्जाम से बाइज्जत बरी करती है और साथ ही यह हुक्म देती है कि अपने पेशे से गद्दारी, अपराधियों को पनाह देने, रिश्वतखोरी और भ्रष्टाचार के मामले में हरजोत कौर पर अलग से मुकदमा चलाया जाए। दलजीत के पिता बलजीत को झूठी हत्या के आरोप में साथी होने के कारण मुकदमा चलाया जाए। साथ ही पुलिस को यह ताकीद की जाती है कि जनता की रक्षा की जिम्मेदारी नैतिक तरीके से निभाए। हरजोत के सर पर जिम्मा था कानून के पालन का, लेकिन उसने कानून का, अपनी वर्दी का इस्तेमाल अपने फायदे के लिए करना शुरू कर दिया। कानून तोड़ने वाले कानून के ऐसे भ्रष्ट रक्षक अक्सर खुद ये भूल जाते हैं कि कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं। हरजोत अब सजा काट रही है। सरबजीत ने काले धंधों से तौबा कर ली है। जसपाल, उन्हें अपनी नेकी का फल मिला, एक हंसते खेलते परिवार के रूप में। जसपाल जी की ये जंग एक संदेश है हम सबके लिए कि बुराई और अन्याय से लड़ने के लिए उम्र कोई बंधन नहीं होती। जरूरत है तो बस कोशिश की। अगर जसपाल जी समझौता कर लेते तो अपने बेटे को खो बैठते। इसीलिए अन्याय से समझौता ना करें, उससे लड़ाएं पंजा। न्यायपालिका का ध्येय वाक्य है सत्यमेव जयते, लेकिन जीत के लिए लड़ना पड़ता है। तो लड़िए अन्याय के खिलाफ और दीजिए उसे मुंह तोड़ जवाब। और सावधान हो जाएं हरजोत जैसे लोग जो सिर्फ अपनी जेबें भरने के लिए सरबजीत जैसे लोगों के गुनाहों को बढ़ावा देते हैं। याद रखिए, बुराई कभी सुख देकर नहीं जाती, काले धंधे देकर जाते हैं सिर्फ कलंक का काला दाग। सावधान इंडिया। तो सावधान